हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहला चैप्टर बायोलॉजी का 11th के लिए द लिविंग वर्ल्ड द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, सजीव अर्थात पिछले क्लासों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिनमें जैविक क्रिया संपन्न होती है उसे हम जीव कहते हैं, सजीव कहते हैं। अर्थात जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है सजीव, जिसे हम कह सकते हैं कि लाइफ इज ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड केमिकल रिएक्शन। लाइफ इज ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ living beings and chemical reactions। अर्थात सजीव जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव दशा या एक सक्रिय एवं अत्यधिक संगठित पदार्थ में ऊर्जा की निरंतर क्षतिपूर्ति की क्षमता है। या सजीव क्या है, यदि एक लाइन में हम कहें तो यह एक संगठित पदार्थ है। अर्थात जीव द्रव्य की सदैव सक्रिय और परिवर्तनशील अवस्था होती है। अर्थात जिनमें जैविक क्रिया संपन्न होती है उसे हम जीव कहते हैं। तो व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? प्रश्न आता है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? तो हम लोग जीवधारियों और निर्जीव वस्तुओं में देखकर, स्पर्श करके उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जीवधारियों के जीवन को न तो हम देख सकते हैं और ना ही इसे स्पर्श कर सकते हैं। वास्तव में जीवन जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति है। यदि कहा जाए कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तुम कहेंगे कि जीवन जो है वास्तव में जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति है, एनर्जी है। और परिभाषा के रूप में यदि एक शब्द में कहा जाए तो संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन है।
वैसे तो जीवन का परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न दिया है। किसी ने कहा है कि वह समयावधि जिसके अंतर्गत सुचारू रूप से समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, उस समयावधि को ही जीवन कहते हैं। किसी ने कहा कि संगठित पदार्थ की जैव दशा ही जीवन है। तो कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिनसे हम जीवन को परिभाषित करते हैं, जीव को परिभाषित करते हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, कि किन लक्षणों के आधार पर हम सजीव कहते हैं, जीव कहते हैं, और किन लक्षणों के आधार पर हम उसे सजीव न कहकर निर्जीव कहते हैं। तो उसमें पहला है ग्रोथ। ग्रोथ अर्थात वृद्धि। ग्रोथ वृद्धि। वृद्धि जो है सभी जीवों का लक्षण होता है। जीवों के भार में वृद्धि होना या जीवों की संख्या में वृद्धि होना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव जो है वृद्धि करते हैं, यह कोशिका विभाजन पौधों में जो है जीवन प्रयत्न होता है, पौधों में हमेशा होता रहता है, जबकि जंतुओं में जो है एक निश्चित आयु, एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि होती रहती है, जबकि पौधों में ये विभाजन हमेशा होता रहता है, जिससे उनके शाखाओं में वृद्धि होती है, पत्तियों में वृद्धि होती है, हमेशा वृद्धि होती रहती है। जो एकल कोशिका जीव भी हैं, उनमें भी हम कोशिका विभाजन के द्वारा जो है वृद्धि देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के जरिए। कि सूक्ष्मदर्शी के जरिए देख सकते हैं कि एक ही कोशिका का बना हुआ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी कोशिका विभाजन हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जो है सजीव का एक प्रमुख लक्षण होता है और सजीव जो है वृद्धि करता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जल में, समुद्रों में, नदियों में जो पत्थर होता है, वो पत्थर भी कुछ समय के बाद लगता है कि उसका आकार बढ़ गया, वृद्धि हो गई। तो उसका आकार नहीं बढ़ता है, बल्कि बाह्य कारणों के कारण, धूल कंकड़ मिट्टी के जमाव के कारण, और वह जो है परिवर्तित हो जाता है पत्थर के रूप में। तो बाह्य शक्ति के कारण उनमें जो है ये वृद्धि होती है, न कि वो सजीव है। फिर दूसरा इसमें पारिभाषिक शब्द आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। कि सभी जीव जनन क्रिया करते हैं, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करने होते हैं, और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जीवधारियों में जनन की लक्षण होती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव या विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, ये अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन ये डेस्क बेंच,
ईंट पत्थर ये अपने जैसे डेस्क बेंच या ईंट पत्थर का निर्माण नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। फिर है मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उपापचय और कोशिकीय संगठन भी जीवधारियों का प्रमुख लक्षण होता है। अर्थात जीव शरीर में होने वाले समस्त जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो क्रियात्मक हो, संरचनात्मक हो, जो भी हो, सबको सम्मिलित रूप से हम जो है उपापचय कहते हैं। उपापचय भी दो प्रकार का होता है, उपचय और अपचय, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। उपचय निर्माणकारी अभिक्रिया होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे पोषण। केटाबोलिज्म अपचय विघटनकारी होता है, जैसे डाइजेशन, इसमें भोज्य पदार्थों का खंडन होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उपचय और अपचय दोनों को सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन समस्त क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। यह जो है जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है, जबकि निर्जीव में जो है उपापचय की क्रिया नहीं होती है। ऐसे है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। जीव कोशिका की जैसी संरचना होती है कि यदि प्लांट सेल है तो सबसे बाहर जो है सेल वाल कोशा भित्ति पाया जाता है, उसके बाद जीव द्रव्य कला पाया जाता है, उनसे घिरा हुआ जो है कोशा द्रव्य होता है, मध्य में केंद्रक होता है, कोशा द्रव्य में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसी संरचना जो है निर्जीवों में नहीं होती है। तो ये कोशिकीय संगठन अर्थात कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तकों के मिलने से अंग बनता है, अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्रों के मिलने से जीव शरीर का निर्माण होता है। तो जीवधारियों में जो है कोशिकीय संगठन पाया जाता है। फिर है कि जीवधारियों में जो है चेतना शक्ति होती है, अर्थात अपने चेतना शक्ति के द्वारा जीवधारी, जैसे स्वयं अगर अपना ही उदाहरण ले लिया जाए मानव का ही, तो वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम अपने संवेदी अंगों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमारे संवेदी अंग त्वचा है, नाक है, कान है, आँख है, जीवा है, इनके द्वारा जो है हम जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। पौधे जो है बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे प्रकाश है उसके प्रतिक्रिया करते हैं, ताप के प्रति करते हैं, जल के प्रति करते हैं, अन्य जीव जंतु और प्रदूषक के प्रति भी क्रिया करते हैं। प्राणियों और पादपों में जो मौसमी सीजनल प्रजनकों के जनन को दीप्तिकाल प्रभावित करता है। दीप्तिकाल अर्थात वह समय अवधि जो किसी पौधे में पुष्प लगने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस समय अवधि को दीप्तिकाल कहते हैं। तो दीप्तिकाल भी जो है प्रभावित करता है, अर्थात संवेदना को ग्रहण करना ये जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। वायु वातावरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम उद्दीपन कहते हैं।
और उद्दीपन के प्रति जो क्रिया होती है और उस क्रिया करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। और जीवधारियों का उत्तेजनशीलता प्रमुख लक्षण है। फिर आगे आता है कि जीवों में विविधता की संकल्पना। जैव विविधता क्या है? कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स या बायोडाइवर्सिटी, एक शब्द में हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता अर्थात कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स। इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले W.G. रोजन W.G. रोजन ने जो है 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता का तात्पर्य है कि हम जहाँ रहते हैं अपने आसपास जो है विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं। अपने आसपास हम जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे दूब है, घास है, आम है, पीपल है, महुआ है, नीम है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के प्राणी जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, इनको हम देखते हैं। और इस पृथ्वी पर हम इन जीवों की जातियों की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है, जो खोज किया है, वह लगभग 17.5 लाख जातियां हैं। 12.5 लाख पादप जातियां 12.5 लाख जंतु जातियां और 5 लाख पादप जातियां हैं। बहुत सारे जातियों का जीवाश्म में मिलता है। इस पृथ्वी पर इस 17.5-18 लाख से अधिक भी जातियां हो सकती हैं जिनका वैज्ञानिक जो निरंतर खोज में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित वास स्थान पर, जैसे स्थल में परे, जल में, वायु में भी ये विविध प्रकार के जो जीव जंतु दिखलाई देते हैं, जिनको हम अलग अलग रूपों में पहचान सकते हैं, अलग अलग जातियों के रूप में पहचान सकते हैं, तो इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले विविध जातियों के जो समूह है, जिनको हम अलग अलग रूपों में पहचान सकते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इनमें कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जल में भी देखा जाए तो कुछ जल के ऊपर तैरने वाले होते हैं, कुछ जल के पेदी में रहने वाले होते हैं, कुछ जो है जल में सामान्य विचरणशील होते हैं। तो इनके कार्यों में भी विविधता है, इनके आकार, रंग, रूप में भी विविधता है। तो इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। और इसीलिए इस जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है W.G. रोजन ने जो है 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भी जो है इन विविधता में भी एकता है, अर्थात ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर इन डाइवर्सिटी क्या है।